आज का टॉपिक बेटा हमारा है गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने गॉसेस लॉ से पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था। और फ्लक्स हमने फाइंड किए थे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इन टर्म ऑफ चार्जेस, ठीक है, या आइसोलेटेड चार्ज की फॉर्म में जो कि स्फीयर में हमने रखा था उससे हमने फाइंड किया। तो दो फ्लक्स के फॉर्मूले हमने फाइंड किए थे, एक इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डेल्टा ए, और एक हमने फाइंड किया था लास्ट हमारा स्फीयर की वजह से आया था, दैट इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दो फ्लक्स के हमने फार्मूले डिस्कस किए थे। अब जरा बेटा गॉसेस लॉ की जरूरत क्यों पेश आई? गॉसेस डेफिनेटली एक साइंटिस्ट ने हमें, इन्होंने ये लॉ दिया था। गॉसेस लॉ की जरूरत क्यों पेश आई, इससे क्या रीजन था कि गॉसेस लॉ को हमने पढ़ना पड़ा? देखिए, रीजन ये था कि जब तक हम किसी स्फीयर के अंदर एक से ज्यादा चार्ज रखें और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो वहां पर कूलम्स लॉ जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं लग सकता, हो सकता है, एप्लीकेबल होता है, लग सकता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ में हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वहां दो चार्जेस थे भाई, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इस लॉ की बात करूं तो इसमें दो चार्ज है, अगर मैं दो चार्ज से ज्यादा कोई चार्ज ले आऊं, मल्टीपल चार्ज हो, बल्क ऑफ चार्जेस हो, तो फिर क्या करें? तीन चार्ज हो, चार हो, पांच हो, तो क्या करें? तो यहां पर फिर हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले हम चार्ज वन और टू के दरमियान फील्ड फाइंड करें, फिर टू और थ्री के दरमियान फाइंड करें, थ्री और फोर के दरमियान फाइंड करें, फिर फोर और फाइव के दरमियान फाइंड करें। मतलब हम हर एक एक चार्जेस को अलग 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 सेपरेटली फाइंड करें, ठीक है, नेट चार्जेस फाइंड करें, फिर उसका जो है वो उनको फाइनली उसको सम अप कर लें। मतलब कूलम फोर्स बिटवीन वन टू, टू थ्री, टू फोर, फाइव फोर, जो एक्स वाई जेड जितने भी आपके पास फोर्सेज हैं, चार्जेस हैं, उनके दरमियान इंडिविजुअली कूलम फोर्स फाइंड करें और फाइनल में जो है वो तमाम को सम अप कर लें। तो ये बड़ा लंबा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो हम गॉसेस लॉ का यूज करते हैं। गॉसेस ने हमें एक बड़ा सिंपल मेथड बताया कि हम फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, हमारा जो बेसिकली काम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाइल देयर वर विद मोर देन वन चार्जेस, टू मोर देन टू थ्री फोर चार्जेस। जितने ज्यादा बल्क ऑफ चार्जेस होंगे हम उससे भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द गॉसेस लॉ। ठीक है, तो गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है बेटा? वो स्टेटमेंट है हमारे पास कि the net flux या टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स पढ़ चुके होंगे, टोटल फ्लक्स भी कहते हैं, नेट फ्लक्स नहीं है, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एन हाइपोथेटिकल surface known as Gaussian surface। ठीक है, is equal to the total number of charges enclosed in the surface, ठीक है, पर मीडियम। ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप एक मेटल की ऑब्जेक्ट लीजिए, मेटल बॉल लिया हमने एक मेटल ऑब्जेक्ट लिया
और इस मेटल ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज किया। चार्ज करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप इसको किसी चीज से रब कर दीजिए, ठीक है। अगर ये कोई मेटल है तो इसको आप जो है वो किसी फर से रब कर दीजिए, किसी सिल्क से रब कर दीजिए, किसी भी चीज से इसको आप रब कर दीजिए। आप जब इसको रब करेंगे तो इसके ऊपर जो है वो कुछ चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, इस मेटल बॉल के ऊपर जो है वो स्कोर के ऊपर कुछ चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। याद रखिएगा कि चार्जेस हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब बनते हैं या डेवलप होते हैं तो उस चार्ज के जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के आउटर सरफेस पर होते हैं, इनसाइड नहीं होते। इसका रीजन ये है कि जब चार्जेस हम किसी चीज को रब कर रहे हैं, इसके ऊपर रब कहां पे कर रहे हो, आउटर सरफेस पे रब कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन चार्जेस को मैं पहले भी बता चुका हूं कि चार्ज बनते कैसे हैं, कोई भी मटेरियल चार्ज कैसे होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो या डेफिशिएंसी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलकर आपने ले लिए हो या इलेक्ट्रॉन आपने उसको दे दिए हो, तो चार्ज क्रिएट होते हैं। भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने दूसरे का कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको इस पे रगड़ दिया मैंने, जब इस पे मैं इस पे रब करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, मैं अंदर तो काम ही नहीं करा मैंने, सरफेस के ऊपर जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑब्जेक्ट ने अपनी तरफ कैच कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन जो इसकी लूजली बाउंड थे उसकी बाउंडिंग टूट कर वो इलेक्ट्रॉन को ले गया। जब इलेक्ट्रॉन को वो ले गया तो यहाँ पे क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये मटेरियल क्या चार्ज हो गया, ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर। तो चार्ज तो हमने ऊपर सरफेस पे काम किया ना, ऐसा तो नहीं मैं इसको तोड़ के अंदर में उसको चार्ज किया फिर उसको दोबारा बंद कर दिया, अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज हमेशा सरफेस पे डेवलप होता है। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट भी किया था ये, और उन साइंटिस्ट का नाम था माइकल फेरेडे। आपने उसका सुना भी होगा माइकल फेरेडे का एक्सपेरिमेंट, के ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था, लोग जो इससे पहले लोग समझा करते थे वो ये समझते थे कि अगर देखो मैं एक मार्कर यहाँ रखूं, ठीक है, इस मार्कर नीचे कुछ है नहीं, मार्कर कहाँ गया फौरन नीचे, नीचे क्यों गया, किसी चीज ने खींचा, भाई किसने खींचा, ये इमेज नजर नहीं आया, ठीक है। इस इनविजिबल कॉन्सेप्ट को ओल्ड कॉन्सेप्ट या पहले के लोग समझते थे कि ये एक्शन एट अ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं एक्शन विदाउट फिजिकली कॉन्टेक्ट। जब विदाउट फिजिकली कॉन्टेक्ट कोई एक्शन हो जाता है ना तो उसको हम एक्शन एट अ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहते थे पहले पहले। लेकिन और विदाउट फिजिकल कांटेक्ट अगर कोई काम हो रहा है तो हर उस काम को, चाहे वो मैग्नेट के थ्रू हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के थ्रू हो, चाहे वो ग्रेविटी के थ्रू हो, पहले के लोग फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था उनके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ समझते थे कि ये एक्शन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो फिर माइकल फेरेडे ने फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया, कहा कि नहीं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो फील्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फेरेडे ने दिया था। और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था, इन्होंने अपने आप को एक केज में बंद कर दिया था, तो बड़ी मशहूर एक कहानी है, उन्होंने अपने को केज में बंद किया और केज में बंद करने के बाद खुद भी इसके अंदर जाके बैठ गए, ठीक है। और अपने हाथ में जो है वो एक उन्होंने एक डिवाइस ले ली जिसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्कोप उन्होंने डिवाइस अपने हाथ में रख ली, ठीक है। अच्छा, उस इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस के लिए जो है वो क्या किया, डिवाइस वो होती है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि वो डिवाइस होती है जिसके जरिए हम जो है वो चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। चार्ज डिटेक्ट होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेक्ट होना। तो उन्होंने इस पूरे केज को चार्ज किया, एक वेंडर मशीन होती है उसके जरिए उन्होंने चार्ज कर लिया, पूरा केज जब चार्ज हुआ, आउटसाइड जब चार्ज हो गया, तो चार्ज होने के बाद अंदर जब इन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप को देखा तो इसके अंदर कोई भी डिटेक्शन नहीं थी। इसका मतलब ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गया कि चार्ज जब किसी बॉडी पर होता है, जब किसी बॉडी पर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है, वो उसके सरफेस पर होता है, ठीक है। तो यहां से एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ कि चार्जेस सरफेस पर तो हो सकते हैं, इनसाइड नहीं होते, ठीक है। क्योंकि गॉसिस लॉ बेसिकली यूज किया जाता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए गॉसेस लॉ की हेल्प ली जाती है, ठीक है। और गॉसेस लॉ की हेल्प ली जाती है, उसके साथ इसमें एक और पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि गॉसेस लॉ जब भी एप्लीकेबल होगा ये हमेशा अप्लाई टू क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में अप्लाई होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ये लॉ एप्लीकेबल होता है। क्लोज सरफेस जो है वो इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि हम यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करेंगे। देखिए हम फोर्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम गॉसेस लॉ में स्पेशली हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, तभी उसको हम जो है यहाँ पे इस फ्लक्स में रखकर एरिया उसका अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे स्फेरिकल या क्लोज ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज होगा ही नहीं तो उसमें से फ्लक्स आउट होगा ही नहीं। जब फ्लक्स नहीं आएगा तो हम जब फ्लक्स ही नहीं पता कर सकेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मालूम कर सकेंगे। इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से भी कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, कुछ रीजंस बनते हैं जो कि मैंने आपकी बुक में भी गिवन है कि अगर हम क्या करें, हम इन चार्ज को उठाकर सेंटर से उठाकर इस कॉर्नर पर, अंदर ही हो लेकिन इस कॉर्नर पर हो, या इस चार्ज को यहाँ से कॉर्नर उठाकर इस कॉर्नर पर रख दें, या यहाँ पर रख दें, या यहाँ पर रख दें, या फिर इन सब को यूनिफॉर्मली फैला दें सब जगह, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, पूरे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चार्ज आप यहाँ रखो सारे बल्क फॉर्म में, तब भी अगर 1000 लाइनें बाहर, 1000 फ्लक्स बाहर आने तो 1000 फ्लक्स आएंगे। इस कोने पे रखो तब भी 1000 फ्लक्स ही बाहर आने। इस कोने पे इधर 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 कहीं भी रखो, किसी भी पॉइंट पर किसी भी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, फ्लक्स अगर पहले 1000 आ रहे थे तो फिर बाद में भी 1000 आएंगे। इनकी प्लेसमेंट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली भी कल भी हमने डिस्कस किया था कि फर्क पड़ेगा तो किस चीजों से फर्क पड़ेगा, सिर्फ दो चीजों से फर्क पड़ेगा। और वो दो चीजें कौन सी हैं, एक उनमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, कि भाई चार्जेस ही आप कम या ज्यादा कर दो, चार्जेस की क्वांटिटी आप जो है वो 9 चार्ज से उठाकर आप जो है 20 चार्ज कर दो, 100 चार्ज कर दो, तो जितने चार्ज बढ़ाते जाओगे उतनी ही फ्लक्स बढ़ती जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ेगा तो किन चीजों से, दो चीजों से, एक नंबर ऑफ चार्जेस जो कि इनक्लोज होना चाहिए, और एक जो है वो उसके मीडियम से। सिर्फ इन दो चीजों से फर्क पड़ेगा, उसके अलावा कभी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो गॉसेस लॉ हमने इसको डिस्कस किया, ये गॉसेस लॉ था। अब गॉसेस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो उसको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम गॉसेस लॉ को फाइंड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यहाँ से इस फॉर्मूले से हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, और फिर जब फ्लक्स हमें मिल जाएगा तो फिर इस फॉर्मूले में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। और तो अब हम इसकी जो है वो एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, और इसको हम जो है वो एप्लीकेशन को करते हैं। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए।